हेलो बच्चों, खुल जा सिम सिम लिख रहे थे तुम लोग। मैं देख रहा था यहाँ से। यहाँ पे मेरे हार्डवेयर में इशू हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा नॉन टेक्निकल आदमी हूँ और लॉकडाउन के चलते ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को यहाँ पे रखा हूँ काम के लिए, तो पूरा काम यहाँ पे मैं खुद ही देखता हूँ। अपना वीडियो लगाना है, सेट करना है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो ऑडियो में ऑडियो कह रहा, हार्डवेयर में कुछ दिक्कत हो गया। मैं देख रहा था यहाँ पे तुम लोग के कमेंट्स देख रहा था लगातार। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम मचा रखी थी तुम लोग ने एकदम। सही है, बढ़िया बढ़िया, मजे ले रहे हो। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मजा आ रहा है कि नहीं, कि मेरे को अकेले ही मजा आ रहा है? मेरे को अकेले ही मजा आ रहा है ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तुम्हारा मुझे नहीं पता कि तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। ये बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में? आज बहुत ही गजब का टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, बहुत ही गजब का। आज ना इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो तो बढ़िया सवाल कराएंगे, एकदम बढ़िया लेवल वाले, एकदम तगड़े तगड़े सवाल आपको कराएंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ से खुल जाएगा। कल मैंने क्यों नहीं कराया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्योंकि इक्वेशन लिखते ही मुझको रियलाइज हो गया कि ये सारा बैच अभी वेव नहीं जान रहा है। बज रहे थे 8:15। मैंने कहा पहले इसको 15 मिनट में बताऊंगा, है ना, 5-10 मिनट, 15 मिनट में इसको वेव बताऊं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद कहाँ सवाल करा पाऊंगा। बैच ऑलरेडी थका हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे उस लेक्चर को स्टॉप कर दिया। मैं लिखते ही इक्वेशन समझ गया था, यहाँ से लिखने आ गया था ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये एक्स क्या है, ओमेगा क्या है। तो मैंने कहा इसको आराम आराम से पचा पचा के खाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, कोई दिक्कत नहीं। अपना सिलेबस एकदम टाइमली चल रहा है, अपन जो प्रॉमिस किए थे उस डेट के थोड़ा पहले ही शायद सिलेबस खत्म हो सकता है, इसलिए कल मैंने लेक्चर वहां पे कट डाउन किया। कल की डीपीपी भी हटा ली, वो डीपीपी आज आपको मिलेगी, एक दो एडिशनल क्वेश्चन और डाल दिए उसमें। तो आज के लेक्चर साथ डीपीपी है, आज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितना अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील हुआ है, आज के लेक्चर में उतना ही फील होगा। भाई साहब शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले आपको यह दिखा दूं, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। सो विनर्स ऑफ फॉर्मूला शीट कंपटीशन 05 हम लोग के पास हैं अंजलि सिंह एंड उम्मे रुमान। सो अभी इनकी सारी डिटेलिंग्स मेरे पास नहीं पहुंची है, जब मेरे पास पहुंच जाएगी तो कल इन लोग की बढ़िया एकदम चमकदार फोटो, और ये किस जिला से आए हैं, है ना, जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, पिन कोड क्या है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अंजलि सिंह एंड उम्मे रुमान इन लोग जीत गए मैग्नेटिज्म एंड मैटर का फॉर्मूला शीट कंपटीशन। तो भाई साहब, बहन जी, आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और उन सभी भाई साहब लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने फॉर्मूला शीट लगातार सबमिट की है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के खराब कर रहे हैं, लड़कियां अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई फॉर्मूला शीट कंपटीशन लड़के जीत रहे हैं, कई लड़की जीत रहे हैं। भाई जो अच्छा बना के भेज रहा है वो जीत जा रहा है। और इसी के साथ आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंजलि सिंह एंड उमेर रहमान। ठीक है, अंजलि राहुल किधर है? कोई नहीं, एनीवेज तुम लोग ने देखी है कि नहीं पता नहीं, कुछ कुछ होता है ना कि अंजलि तो मेरी एक 7 साल की बेटी है, तो आपकी अंजलि मेरी अंजलि से ज्यादा खूबसूरत होगी। सल्लू भाई बोलते हैं, है ना, तो सलमान भाई बोलते हैं कि आपकी अंजलि मेरी अंजलि से ज्यादा खूबसूरत होगी। सो आई होप एंड आई नो दिस अंजलि इज सो ब्यूटीफुल, नॉट इन दैट वे, इन दिस वे, बिकॉज इतनी अच्छी फॉर्मूला शीट इन्होंने सबमिट की। एंड ऑफ कोर्स उम्मे इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल, यू ऑल आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, दिस स्मार्ट बोर्ड से ऑल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, सो हाँ ठीक है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने फॉर्मूला शीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेटा लक्ष्य बैच में एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को लग रही है प्रॉब्लमैटिक जो हो रही है, उसका मैं सोल्यूशन लगाने पे लगाऊं कि मैं तो पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। मुझे इस बात का बहुत डाउट हो रहा है कि आप रिविजन कर रहे हो कि नहीं, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है कि आपका रिविजन किस लेवल पे चल रहा है। पता नहीं आप रिवाइज कर रहे हो लगातार कि बस आप पढ़ पढ़ के भागे जा रहे हो यहाँ से। बेटा अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो सब बर्बाद हो जाएगा, है ना, तगड़ा रिवीजन करो। मैं इसके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, इसके लिए एक अच्छे आइडिया के साथ आता हूँ, क्योंकि 50% से ज्यादा सिलेबस कवर हो गया बेटा, और जो हार्ड पार्ट सिलेबस का वो कवर हो गया। बहुत ही एकदम केक वॉक है इसके आगे, रे ऑप्टिक्स केक वॉक, वेव ऑप्टिक्स केक वॉक, मॉडर्न फिजिक्स केक वॉक, यहाँ से सब आसान आसान चीजें पढ़नी है। सो आप आई होप रिवाइज करोगे। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर। और उसके बाद जी हाँ, लिंक खुल चुके हैं सबमिट करने के लिए अपनी फॉर्मूला शीट और जीतने के लिए। जी हाँ, 1100 रुपए। सबमिट योर फॉर्मूला शीट ऑफ चैप्टर 06 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा तुम्हारे लिए थोड़ी ना है वन शॉट, तुम्हारे लिए वन शॉट तो उनके लिए होता है जो बोर्ड के बगल में खड़े होते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट पे खड़े होते हैं। तुम्हारे लिए वन शॉट थोड़ी ना वीडियो। अभी तो यार तुम्हारे पास 4 महीना 5 महीना बचा हुआ है, 6 महीना बचा हुआ है ना अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 महीने बचे। अभी से वन शॉट पढ़ोगे क्या? रिवाइज करो सिलेबस, है ना।
तो सबमिट योर फॉर्मूला शीट ऑफ चैप्टर 06 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द लिंक गिवन। बेटा लिंक आपको मिल जाएगा इस नोट्स के साथ, जैसे ही नोट्स लगेंगे आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, है ना। जिसके नोट्स ना डाउनलोड हो रहा है, ऐसा कोई इशू हो हमें मेल करे, उसको हम अल्टरनेट सोल्यूशन दे देते हैं। डीपीपी में भी कोशिश करेंगे लिंक चला जाए, वरना नोट्स में रहेगा। वी आर एक्सेप्टिंग फॉर्म एंट्रीज ऑनली। सभी को पता, रूल्स तो पता ही होंगे, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लें कि हम लोग सिर्फ फॉर्म एंट्रीज लेंगे। बेटा आप मेल करके अगर अपनी फॉर्मूला शीट दोगे तो हम लोग नहीं लेंगे। किस चैप्टर की देनी है आपको? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की देनी है। सबमिट योर शीट इन मैक्सिमम 3 पेजेस। बेटा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 पेज है ऑन वन साइड। ये नहीं कि 2 साइड लिख कर दिया 6 पेज बना दिया। 3 पेज मतलब 3 पेज, और पेज का जो साइज होता है बेटा वो A4 साइज होता है। थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप चार्ट पेपर ले आए बड़ा सा, बोले 3 चार्ट पेपर पे लिख दिया मैं, ये तो 3 पेज है, तो ऐसा नहीं चलेगा। और लिंक इज ओपन टिल सैटरडे। बेटा इस बार थोड़ा टाइम फिर से बढ़ाया गया है, लिंक सैटरडे तक खुला है। आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब परसों सुबह 11 बजे तक। अब जब भी बच्चा वीडियो देखे, कई बच्चे आज लाइव में नहीं आएंगे, शायद आज का वीडियो नहीं देखेंगे, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन कल तक पहुंच जाएगी। इसलिए लिंक को ओपन रखा गया है सैटरडे 11 AM तक। सो सबमिट योर लिंक्स एंड गेट अ चांस टू विन फॉर्मूला शीट कंपटीशन। प्राइज मनी थोड़ी बढ़ा देते हैं इस बार, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हो सच में कि नहीं। तो बेटा इस बार की प्राइज मनी फॉर्मूला शीट कंपटीशन की रुपीज कर देते हैं, थोड़ी बढ़ा देते हैं, 2100 रुपया कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने प्राइज मनी को बढ़ाया है। और तैयार रहो, सकता हो मैं इसके बाद एक तगड़ा कंपटीशन लेने वाला हूं जिसकी प्राइज मनी 11,000 रुपए होगी, ठीक है। मेरे दिमाग में चल रही थी बात 2-3 दिन से, अभी मुंह से निकल भी गई, अब निकल गई तो निकल गई भाई। तो इसके बाद में अगली जो यार क्या फायदा, मतलब अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो उससे मैं लोगों से प्रमोशन कराने से अच्छा अपने बच्चों को दूं, है ना, उनको मोटिवेट करूं कि वो मजा आए उनको, है ना। तो 11,000 रुपए का मैं प्रॉमिस करता हूं। अब सीधा सीधा कैश पैसा दूंगा कि आपको उसके बदले में कुछ बढ़िया स्टडी मटेरियल दूंगा, ये मैं सोचूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि उसके बदले में क्या दूंगा। कि सीधा कैश दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड दूंगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो 11,000 का कंपटीशन आने वाला है और मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा 1-2 दिन में कि वो कंपटीशन क्या है। थोड़ा अच्छा कंपटीशन होगा, ठीक है, 11,000 रुपए का। खैर अभी के लिए इस वाले की कर लेते हैं प्राइज मनी 2100। और विनर्स मैं चुनूंगा 2, ठीक है। तो मैं अभी से बोल रहा हूं, इसमें भी 2 विनर्स चुनूंगा बच्चों। और मैं तुमको एक और बहुत राज की बात बताऊं कि नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो रही है धीमे धीमे, तो चांस है इस बार, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को देना है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबमिट करना है इस लिंक पे, मैक्सिमम 3 पेज, सैटरडे 11 बजे तक। और बच्चा प्लीज 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 डोंट मेल अस, प्लीज मेल करके मत देना बच्चा, प्लीज। शुरू किया जाए इसके बाद 1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर ऑसम लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। और 2 लेक्चर में धूमधार मजा आया हम लोग को, धुआंधार धमाकेदार मजा आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट्स को चबा चबा के समझा। अब हमको दिल में भी ये फीलिंग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चीज क्या है। ऐसा नहीं है कि किताब पे बनी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें अपने दिल से पता चल चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन Y में, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन Z में, और ऑसिलेशन Z में, और वेव चलती है X में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स वेव। किससे बनती है? किससे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से। ये सारा मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं भाई। इस कहानी की पूरी डिस्कवरी किसने की है? इस कहानी का पूरा श्रेय किसको जाता है ना? इस कहानी का पूरा श्रेय किसको जाता है? इस कहानी का कंप्लीट श्रेय किसको जाता है? मैक्सवेल को, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट से उन्होंने ये युद्ध स्टार्ट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फील कह सकते हो। फील देने के बाद अब थोड़ी उसकी मैथ्स करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थोड़ी मैथ समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, कैसे मीडियम की प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर बदलता है। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे अलग अलग तरह से बिहेव करती है। तो ये सारी चीजें हमें आज पढ़नी है। नहीं ग्लेन मैक्सवेल नहीं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। सो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे और बच्चों स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करेंगे। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला। आज के लेक्चर के साथ मिलेगी आपको एक खूबसूरत सी डीपीपी। शुरू करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड या प्रोड्यूस्ड, एक बच्चा बोल रहा था कि रेडिएट होती है, रेडिएट मतलब क्या होती है, प्रोड्यूस होती है बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। याद है इतना, याद है इतना, एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट्स इन स्पेस थ्रू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता था, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होती है। याद है, चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, चार्ज कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती घटती रहती है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना सकती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग, खुद से प्रोपोगेट करती है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ऑसिलेटिंग चार्ज से, तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां बनते हैं ये दोनों, परपेंडिकुलर प्लेन में, और वेव आगे बढ़ती जाती है। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। बेटा इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम था, क्या नाम था, इस प्रॉपर्टी का नाम था ट्रांसवर्स नेचर, कि ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या लिखा है, सिंस द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, EMW इज अ ट्रांसवर्स वेव। बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, जिसमें जो ऑसिलेशन होते हैं पार्टिकल के हों, है ना, मीडियम के पार्टिकल के हों। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के हो रहे हैं। बेटा ये वेव्स तो बहुत ही मॉडर्न वेव्स है ना, जो अर्लियर वेव्स थी, जो स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई वेव की, वेव ऑन स्ट्रिंग की, है ना, साउंड वेव की, है ना, तो ये सारी जो वेव मिली थी उसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता था। तो जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे और वेव ऐसे चले तो उसको बोलते थे ट्रांसवर्स वेव। जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे और वेव ऐसे चले तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक, व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और दूसरी कौन सी होती थी पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था और वेव भी ऐसे ही चलती थी। पार्टिकल यूं 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 ऑसिलेट करता था और वेव भी ऐसी ही चलती थी, इसको बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों में से कौन सा नेचर ले चुकी है, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, मेरे ख्याल से ट्रांसवर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, वेव ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रही है, वेव ऐसे चल रही है। मतलब दोनों क्वांटिटीज जो ऑसिलेट कर रही हैं या वाइब्रेट कर रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वेव ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव फिर से ऐसे जा रही। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है ये। हाँ, पर इसमें एक खास बात थी कि इसमें पार्टिकल्स नहीं थे, है ना, अदरवाइज वेव में हमेशा पार्टिकल देखे जाते थे। हाँ, ये हमने कल आपको बताया था कि ऐसी दिखती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन किस प्लेन में या किस एक्सिस के अलोंग दिखाया हमने, वाई के अलोंग दिखाया। किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस किसके अलोंग है, जेड के अलोंग है। और वेव किधर चल रही है, एक्स में चल रही है। किधर चल रही, एक्स में चल रही। अब एक बात बताओ, मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सवाल है कि आपने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है बेटा, ट्रांसवर्स होती है। आपने ये चीज मेरे से बोली, आपने बोला कि सर जो EMW है वो ट्रांसवर्स है। बेटा मैंने आपकी ये बात मान ली। बेटा अगर EMW ट्रांसवर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन विल बी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। चलो ये बात मैंने मान ली, ट्रांसवर्स का मतलब जो ऑसिलेशन है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो क्या जरूरी है कि वेव एक्स में आए, माइनस एक्स में नहीं जा सकती?
क्या जरूरी है कि वेव प्लस एक्स में आए? क्या वेव माइनस एक्स में नहीं जा सकती? इस बारे में कुछ बताओ। 3 डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, ये तो श्योर है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की जगह जेड में हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड जेड की जगह वाई में हो सकती है। पर बेटा 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन फिक्स होने के बाद भी तीसरे डायरेक्शन में 2 ऑप्शन होते हैं। मेरी बात समझो, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन फिक्स होने के बाद भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इसके बाद भी इसके पास 2 ऑप्शन है, इधर भी आ सकती है और ये पीछे की तरफ भी जा सकती है। नहीं, बात नहीं समझ रहे। तुम कह रहे हो कि ये तीनों हम चेंज कर सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में भी हो सकती है, वो हम मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तब वेव क्या पॉजिटिव एक्स में ही चलेगी? क्या वेव नेगेटिव एक्स में नहीं चल सकती? क्या वेव के चलने का कोई डायरेक्शन होता है? क्या वेव किसी एक दिशा में आगे बढ़ती है? बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती तो है वेव एक दिशा में, तभी तो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा तो होता नहीं कि अर्थ से एनर्जी सन पे जा रही है, सन से अर्थ पे आ रही है। तो जरूरी है कि अर्थ पॉजिटिव एक्स में चलेगी? फंस गए। किधर जाएगी वेव? बेटा मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट की, मैग्नेटिक फील्ड जेड में वाइब्रेट की, तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस एक्स में भी तो जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेव पीछे भी तो जा सकती है, अभी भी तो ट्रांसवर्स है। देखो ये भी तो ट्रांसवर्स वेव हुआ, तो ये सही है या ये सही है? ये सही है पीछे वाला या ये सही है? अब ये बताओ, या दोनों सही है, या दोनों सही है? अब बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अब लोग बड़े कंफ्यूज हैं। बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो सिर्फ तुम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ पाओगे, 12th लेवल पे कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बेटा होता है इसका v मतलब वेलोसिटी बता रहा था, वेलोसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे चलता है, e क्रॉस b। फिक्स्ड है बेटा, डायरेक्शन ऑफ नहीं, दोनों नहीं होता, फिक्स्ड है, e क्रॉस b फिक्स्ड है बेटा, e क्रॉस b फिक्स्ड है। क्या है? e क्रॉस b है, फिक्स्ड है, e क्रॉस b। ठीक, अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहां है? पॉजिटिव y में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पॉजिटिव z में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव y को क्या हम बोल सकते हैं? j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहां है? पॉजिटिव y में, क्या उसको हम j कैप बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पॉजिटिव z में, पॉजिटिव z को क्या हम k कैप बोल सकते हैं? बेटा j क्रॉस k से क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट याद है, i j k, j क्रॉस k से क्या आएगा? प्लस i आएगा कि नहीं आएगा? j क्रॉस k से क्या आएगा? i कैप। i कैप बोले तो बेटा किधर चले गए हम? x एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव y, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव z, तो ये j कैप, ये k कैप, j क्रॉस k i कैप। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बेटा फिक्स्ड है, e क्रॉस b, e क्रॉस b। हमेशा पॉजिटिव में चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, जब दोनों का डायरेक्शन आप फिक्स कर दोगे, तब वेव किसी एक ही दिशा में जाएगी, विच इज गिवन बाई ई क्रॉस बी। क्लियर? एकदम 100% क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है एकदम। अब इसमें कई बच्चे कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थोड़ी ना जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे भी जा रही है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा पॉजिटिव जे में है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे भी है। अब बताओ, घुमा दूंगा कॉन्सेप्ट में तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव जे में थोड़ी ना है, कभी कभी तो नीचे भी है, यहां पे इस जगह पे। पर जरा ध्यान दो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जे में गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो माइनस के में गई, माइनस जे माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बात समझ में आया? हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे में है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में के में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव हो गई। क्लियर हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ गई माइनस जे में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में, माइनस जे क्रॉस माइनस के, फिर से आई कैप। क्लियर है एकदम बढ़िया से? मजा आ रहा है मस्ती से एकदम, बहुत सही है ना। तो हमेशा ये ई क्रॉस बी, ये मत बोलना हमेशा एक्स में। बच्चों डोंट स्पॉइल योर कॉन्सेप्ट, डोंट से कि हमेशा एक्स में होगी। ई क्रॉस बी की दिशा में प्रोपोगेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोल सकते हैं बेटा इसको, या कई बार बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की जगह आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, है ना
बेटा, जिधर प्रोपोगेशन होगा उधर ही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हो सकता हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ जाए, एक्स में आ जाए, पॉसिबल है। हो सकता हो मैग्नेटिक फील्ड वाई में चली जाए, ये भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, है ना। तो अपना ये किधर जाएगा, जेड में। अब पॉजिटिव जेड में, नेगेटिव जेड में, ये हम चेक कर सकते हैं ई क्रॉस बी से। क्लियर है, क्लियर। चलो, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। एक बच्चा पूछ रहा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैसे कैरी करती है। बेटा ये अगले लेक्चर का टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि कैसे एनर्जी को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। कहां से लाई है एनर्जी, उस चार्ज वाले सर्किट से, उस कैपेसिटर की एनर्जी लेके आई है। कैपेसिटर की हाफ CV स्क्वायर एनर्जी थी, उसी एनर्जी को लेके आई है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आगे जाती है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा जब हमने सोचा कि हम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। भाई इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए मुझे इस तरह की वेव की इक्वेशन लिखनी होगी, इस तरह की वेव की। बेटा ये कैसी वेव है, ये रुकी हुई वेव है या ये चलती हुई वेव है, इसका आंसर दें। ये स्टेशनरी वेव है या ये ट्रैवलिंग वेव है। मेरे ख्याल से बच्चों ये ट्रैवलिंग वेव है, वेव लगातार चल रही है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि बेटा ये कैसी वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। अब बच्चों ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो मैंने पिछले लेक्चर में जैसे ही बोर्ड पे लिखी, मैंने देखा सभी बच्चे एकदम भूल गए हैं, जबकि 11th में आपको पढ़ाई जाती है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के अंदर। तो उसको मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं पहले कि क्या होती है ट्रैवलिंग वेव, क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मतलब क्या होती है तो नहीं बता पाएंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि भाई वो पूरी अपना अपने आप में एक चैप्टर है। उसके कुछ छोटी मोटी चीजें बता दे जो यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे वाई में वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में वाइब्रेट कर रही है, और वेव किधर बढ़ रही है, लगातार एक्स में आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आ जाओ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। आ जाओ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ट्रैवलिंग वेव थोड़ा सा देंगे, बहुत घुस के नहीं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ट्रैवलिंग वेव। बेटा ट्रैवलिंग वेव कैसी दिखती है, कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है हमको, है ना। अच्छा ये बताओ कि क्या यहां पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्या इस वेव के पार्टिकल मूव कर रहे हैं? नहीं बच्चा, पार्टिकल्स ऑफ वेव डू नॉट मूव, दे ऑसिलेट। ये नहीं कह सकते कि वो मूव कर रहे हैं, कि अपनी पोजीशन छोड़कर वेव की दिशा में चलने लग गए। क्या चलता है बेटा, एनर्जी चलती है, सभी को पता है। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं लगातार। ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे, यहां के पार्टिकल पे ध्यान दो, ये यहां का पार्टिकल चिन्हित कर लो रस्सी वाला, ये ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे। ऐसा लग रहा है कि रस्सी आगे बढ़ रही है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं बेटा। वेवलेंथ सबको पता है क्या होती है, वेवलेंथ में किसी को डाउट नहीं है, सबको वेवलेंथ पता है, डेफिनेशन तो नहीं लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कर्व, या द डिस्टेंस मूव बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, जिस तरह से भी डिफाइन कर सको आप, दैट इज वेव, हाँ वेवलेंथ लैम्डा। बेटा एक और टर्म आएगा वेव नंबर। वेव नंबर बेटा इसको बोलते हैं के, नाम से बहुत मतलब नहीं है, के। बेटा के होता है 2 पाई बटे लैम्डा, 2 पाई बटे लैम्डा। ये कांस्टेंट डिफाइन किया गया, इसका काफी काम होगा आगे, इसलिए 2 पाई बटे लैम्डा। अच्छा एक ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताओ, क्या आप टाइम पीरियड की फीलिंग जानते हो क्या होती है? टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? टी। बेटा टाइम पीरियड वो होता है जितनी देर में ये पार्टिकल ऊपर उठा, नीचे आया, कम यहां से मीन पोजीशन से ऊपर गया, मीन पोजीशन पे आया, नीचे आया, फिर मीन पोजीशन, मीन से ऊपर, मीन नीचे, मीन, मीन से ऊपर, मीन नीचे, मीन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या आप फ्रीक्वेंसी से भी वाकिफ हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या आपको फ्रीक्वेंसी भी पता है क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1/t होती है, आप इससे भी वाकिफ होंगे मेरे ख्याल से। f इज इक्वल्स टू 1/t, ये भी चीज आपको पता होगी, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1/t। बेटा क्या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जान चुके हैं? क्या आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता है बेटा कितनी होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है? 1
सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है, सभी को पता होगा ये तो, 2 पाई बाय टी, या बोल सकते हैं 2 पाई एफ, बोल सकते हैं 2 पाई बाय टी बोल दे, या 1 बाई टी जगह 2 पाई एफ। सबको इतनी चीजें क्लियर हैं, क्लियर है इतनी चीजें? टू, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हो, या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन किए एक सेकेंड में, ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब बेटा ध्यान से एक बात सुनो, अगर कोई ट्रैवलिंग वेव है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रैवलिंग वेव है, कोई भी ट्रैवलिंग वेव, अब वो भले ही साउंड वेव हो, वो भले ही वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, वो भले ही वेव्स इन एयर कॉलम हो, है ना, इस तरह की वेव्स हमने पढ़ी हैं क्लास 11th में, वेव ऑन स्ट्रिंग की इक्वेशन पढ़ी थी, वेव इन एयर कॉलम पढ़ी थी, साउंड वेव पढ़ी थी। वो अगर ट्रैवलिंग वेव है बेटा तो उसकी स्पीड डिफाइंड होती है, ट्रैवलिंग वेव की बेटा स्पीड डिफाइंड होती है, ट्रैवलिंग वेव की बेटा स्पीड डिफाइंड होती है, और ट्रैवलिंग वेव की बेटा स्पीड होती है, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा बटे के, क्या होती है, ओमेगा बटे के। हाँ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आती है, एक बच्चे जैसे बताया अंडर रूट टी बाई म्यू, ये क्या थी बेटा, ये वेलोसिटी थी इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड मास डेंसिटी, अंडर रूट टी बाई म्यू, ये होती है बेटा स्ट्रिंग वगैरह की, स्ट्रिंग वगैरह की जो वेव होती है उसकी स्पीड होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, अलग अलग जगह की अलग अलग आ जाएगी, है ना। अभी आप साउंड वेव की बताएं लगो, अंडर रूट गामा पी बाई रो, तो वो अलग हो गई, तो अलग अलग जगह की अलग अलग है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल ओमेगा बाई के हमेशा होती है। अच्छा, क्या इसको हम और सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा आराम से। बेटा ओमेगा क्या होता है, पहले तो इसको पकड़ लो, ओमेगा बाई के, ये पकड़ लो। अब इसको और सिंपलर फॉर्म में अगर देखना हो, है ना, इसी को अगर सिंप्लीफाई करना हो, बेटा ओमेगा क्या होता है, यहां लिखता हूं, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और के क्या है 2 पाई बटे लैम्डा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, के इज 2 पाई बटे लैम्डा, 2 पाई को मार दिया बेटा, लैम्डा ऊपर चला गया बेटा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये एक्सप्रेशन तो सभी को पता होगा, यहां आप देख रहे सारे विद्यार्थी, यहां पढ़ रहे सारे बच्चों को क्लास 10th में ये इक्वेशन तो पढ़ ही चुके होंगे, या क्लास 11th में कहीं ना कहीं तो देखा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये वाली तो पता ही होगी, यहीं से आई बेटा, यहीं से डिराइव हुई बेटा, यहीं से मिली है ये, v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या करो फ्रीक्वेंसी के साथ एंगल को मल्टीप्लाई, यही है इसका फीलिंग, असली फीलिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यही होता है ना। आपने नहीं पढ़ा, आप क्लास 11 वीडियो यूट्यूब पे में दे सकते हो, वहां पे मैंने सब पढ़ाई चीजें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ एंगल 2 पाई एफ अपॉन बेटा के क्या होता है वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये क्या हो गई एक ट्रैवलिंग वेव की स्पीड हो गई। ये सब क्लास 11 से उठा के मैं चीजें ला रहा हूं, ठीक है, सब रिकैप करा रहे क्लास 11 से। अच्छा, ये हुई बात, ठीक। अब बात करते हैं बेटा कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इतनी बातें समझ में आ गई, वेव नंबर क्या है के, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, वेव स्पीड क्या है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। अच्छा अच्छा, अब आई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात, कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, बेटा इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव भी, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं। हाँ, मान लो ये एक वेव है, ये ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है, बेटा क्या हो रहा है इसमें, इसमें पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। मान लेते हैं जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो एम्पलीट्यूड कितना है मान लेते हैं ए, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। बेटा मैं इसको किसी भी जगह पे अगर पॉज कर दूं, ये पॉज नहीं होगा क्या? रुको, चलो ठीक है, मेरे को तो नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, अगर मैं इसको किसी तरह से पॉज करूं, चलो ट्राई करता हूं,
मान लो मैंने बेटा इसको किसी इंस्टेंट पे पॉज कर दिया, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे मैंने इसको पॉज किया, 1 मिनट, हाँ पॉज तो नहीं हुआ मुझसे, ठीक है, सीख जाऊंगा। मान लो किसी इंस्टेंट पे बेटा मैंने इसको रोक दिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, मैंने किसी इंस्टेंट पे इसको रोक दिया। अरे यार रुक भी नहीं रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, वरना बड़ा फील आ जाता है यार, ये रुक जाता है बड़ा फील आता है कहानी पे। मान लो बेटा मैं किसी सेकंड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, किसी टाइम पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए। चलो इसी समझाने की कोशिश करता हूं बिना स्क्रीनशॉट के। हाँ बेटा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, अगर मैं यहां पे देखूं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब यहां पे है तो उस टाइम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहीं और है ना। अगर मैं बोल दूं ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है और ये एक्स एक्सिस है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सब तो बाद में आया है, हम तो सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आ जाओ, बेस्ट हमारे पास अपना पुराना मेथड है, आ जाओ भाई। तो ये मैंने बना ली अपनी प्यारी वेव, हाँ ठीक है। अब मैंने कहा बेटा मान लो हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मेजर कर रहे हैं और ये एम्पलीट्यूड ए है, ये मान लो बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जिस समय पे ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है उस समय पे ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ माइनस में है, और इसी समय पे इस पार्टिकल को देख लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है। यानी अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग है। क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कैन वी से दिस? यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ और है, एक्स में आगे बढ़े डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ और है, एक्स में और आगे बढ़े डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ और है। यहां पे एक्स की वैल्यू मान ली x1, यहां पे कुछ और है, x2 पे कुछ और है, x3 पे कुछ और है। यानी अलग अलग x की वैल्यू के लिए यहां मान लो x1, यहां x2, यहां x3, यहां डिस्प्लेसमेंट y1, यहां y2, यहां y3, अलग अलग x के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलग अलग है। यह बात साबित हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। मैंने क्या किया है, इसी का क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आजकल तुम्हारी जनरेशन इसको क्या बोलती है, एसएस। मेरे को एक बार व्हाट्सएप किसी ने बोला था एसएस भेजो, मैंने कहा एसएस क्या होता है, बहुत दिमाग लगाया, एसएस क्या है, कोई आईपीएल का टीम है क्या, एसएस भेजो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट, एक तो ये हो गया। दूसरी बात बेटा, स्क्रीनशॉट को मारो गोली। अब स्क्रीनशॉट से ये समझ में आ गया, ऐसे मैंने फोटो खींची, स्क्रीनशॉट, और उसको यहां बना लिया, वेव चल रही थी, मैंने बनाया, सारी चीजें रुक गई, ऐसा कुछ बन के आया। अलग अलग एक्स पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, फील हो गया। अब बेटा मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट को छोड़ो, अब किसी एक पार्टिकल पे अपनी नजर गड़ाते हैं। इस पार्टिकल पे मैंने अपनी नजर गड़ाई, एक ये इस पार्टिकल पे, जरा ध्यान से देखो, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ भी लगातार बदल रहा है, बोलो दिखाई पड़ रहा? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ भी लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है। मैंने कहा एक पार्टिकल मैं यहां वाला पकड़ लेता हूं, भाई इस जगह पे पार्टिकल तो होगा ही वेव का, ये जो पार्टिकल है देखो वेव के साथ ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां आया, मतलब ये पार्टिकल टाइम के साथ भी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है ना। यहां गया, ऊपर आया, यहां गया, ऊपर आया। यानी एक पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ भी चेंज करता है। अलग अलग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे, कि कितनी दूर जा रहे हैं, सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है एक्स की वैल्यू के हिसाब से। और किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बेटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। Y is also a function of time, yes or no? Y is a function of x as well as y is a function of time. अलग अलग x पे y की वैल्यू अलग अलग है। एक टाइम पे मैंने क्या किया, इसका किसी एक समय मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके यहां बनाया। एक पार्टिकल यहां पे है जो x1 डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल यहां पे है जो x2 डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल यहां पे है जो x3 डिस्टेंस पे है।
अलग अलग x के लिए y की वैल्यू अलग अलग थी। मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर मैंने कहा किसी एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, ये समय के साथ भी अपना डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, कभी यहां है, कभी यहां, कभी यहां, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा दोनों बातों की मैंने स्टडी की और दोनों बातों को मिलाकर मैंने ये कंक्लूड किया कि ट्रैवलिंग वेव में जो y होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ x, t। y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। y x पे भी डिपेंड करेगा और t पे भी। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन लिखूं, बेटा वेव की इक्वेशन कुछ नहीं होती, पहले तो ये बात समझो। कहा जाता है इक्वेशन ऑफ दिस वेव, इक्वेशन ऑफ दैट वेव। एक्चुअल में इक्वेशन किसकी लिखी जाती है? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, y से उसको एक्सप्रेस जो करते हैं कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ये तो एसएचएम की इक्वेशन है ये वेव की इक्वेशन नहीं होती, खैर ना, वेव ऐसी होती है। तो जो हम y की इक्वेशन लिखते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव। तो हमने कहा यार y की इक्वेशन लिखी जाए। अच्छा जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो वेव दिख रही है, जो यहां पे सामने वेव मेरी दिख रही है, मुझे तो ये साइनोसॉइडल लग रही है। क्या आपको भी दिख रही है ये? क्या ये आपको भी ये साइनोसॉइडल कर्व टाइप की दिख रही है? तो बेटा साइनोसॉइडल वेव दिख रही है तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखते हैं? मैक्सिमम y की वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a साइन y इज इक्वल्स टू a साइन, वेव कैसी है? साइनोसॉइडल, तो y इज इक्वल्स टू a साइन, और बेटा अब क्या लिखेंगे ध्यान देना, a साइन, a लिखा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साइन लिखा साइनोसॉइडल, a साइन, अब ध्यान देना kx प्लस माइनस ओमेगा टी। कल मैंने kx माइनस ओमेगा टी लिखा, बहुत बवाल हुआ, kx प्लस माइनस ओमेगा टी। और अगर आप चाहते हो तो आप ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, दोनों ही में कोई बुराई नहीं है, दोनों चल सकती हैं। अच्छा अब बेटा के क्या है आपको पता है? 2 पाई बाय लैम्डा है। एक्स क्या है कि कहां पे आप देख रहे हो? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। x बताता है कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, कितनी दूरी पे बात कर रहे हो। t बताता है किस टाइम की बात कर रहे हो। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी। सारी चीजें क्लियर है। पर अब बात आती है बच्चा कि ये प्लस माइनस क्या है? व्हाट इज दिस प्लस माइनस हियर? बेटा इस प्लस माइनस को मैं समझाता हूं। बेटा अगर दोनों के बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब है वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x। अगर प्लस लगा है तो वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x, ठीक है, वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x। और बेटा अगर माइनस लगा है तो वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x। उल्टा है कहानी। इन दोनों जैसे भी ऑर्डर ऑफ राइटिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले kx लिखा हो चाहे पहले ओमेगा टी। अगर दोनों के बीच में प्लस लगा है तो वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x, माइनस लगा हो तो वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x। क्लियर हुई? अब बच्चे पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ? बेटा ये कैसे हुआ इसको जानने के लिए आपको कंप्लीट शोले मूवी देखनी पड़ेगी, है ना। यार टीजर में इतनी बात कैसे पता चलेगा भाई? टीजर में तुमको कोई पूरी मूवी थोड़े दिखा सकता है, तो टीजर में तुमको ये नहीं बता सकता ये पूरी कहानी कैसे खेल हो रहा है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आई कैसे है, इस इक्वेशन को मैं डिराइव कैसे करता हूं, कहां से यहाँ पे x माइनस वी टी में लिखता हूं और उसके बाद ये पूरी इक्वेशन आती है। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक। क्लियर है? आज मैं वेव पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आया हूं किस लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखने। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। अच्छा बच्चा एक बात और बता दे, यहां साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, कॉस का कर्व भी ऐसे ही होता है। तो a cos kx माइनस ओमेगा टी, a cos kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस लगा है तो बेटा वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x, माइनस लगा है तो वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x। उल्टा है, माइनस पे पॉजिटिव x, प्लस पे नेगेटिव x। क्लियर है इतनी बात? इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मेरे को और आपसे पूछनी थी। हाँ यहाँ कॉस भी लगा सकते हैं। और क्या बात करनी थी? हाँ बेटा यहां x की जगह कुछ और लिख सकते हैं। हाँ मान लो वेव x की जगह y में चल रही होती या z में चल रही होती। सपोज करो वेव z में चल रही है, पॉसिबल है, वेव ट्रैवलिंग इन z डायरेक्शन। तो बेटा क्या होगा? kz प्लस माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस माइनस kz, है ना।
तो यहाँ बेटा x भी हो सकता है, z भी, ऐसा नहीं है। प्लस का मतलब वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x नहीं, वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव, अब जो भी यहाँ पे लिखा हो, यहाँ z लिखा होता, वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़े, चलो अब आ गए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने बताया ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती जो वेव की हो, पार्टिकल की इक्वेशन होती है। पर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो वैक्यूम में भी चलती है। यहां कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उनकी इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पे भी डिपेंड करेगी, टाइम पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ई नॉट है। तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब माइनस क्यों लगा? क्योंकि हमने मारा हमारी वेव किधर चल रही है? पॉजिटिव एक्स में चल रही है। जरूरी नहीं अभी आप ढेरों सवाल करोगे वहां पे प्लस लिख के आ जाएगा, इसका मतलब वो वेव किधर चल रही है? नेगेटिव एक्स में। हमने माइनस मान लिया, आप जो चाहो मान सकते हो, हमने एक स्टैंडर्ड माइनस मान लिया। माइनस मानते ही हमने क्या माना? वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स, हमने ये मान लिया। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, आप जिधर चाहो मान सकते हो। अच्छा अब E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, अब थोड़ी वैल्यू वगैरह रखते हैं, K की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ओमेगा 2 पाई बाय टी इंटू टी। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, बेटा 2 पाई को अगर मैं बाहर ले लूं, दोनों में है, 2 पाई हो गया बाहर, x बाई लैम्डा, 2 पाई को मैंने ले लिया बाहर, क्या हो जाएगा? x बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। बोलो लिख सकते हैं, x बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। बेटा लिखने के हजारों तरीके हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखें। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, हाँ 2 पाई को बाहर रखे रहते हैं, ब्रैकेट में x बाई लैम्डा, बेटा माइनस टी, और 1 बाई टी को क्या लिख सकते हो? माइनस टी, और 1 बाई टी को क्या हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं? सो माइनस एफ इंटू टी। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसमें से किसी फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत जेन्युइन सवाल है आपके दिमाग में, सर सारी फॉर्म्स याद करने हैं, अब एक सवाल इस फॉर्म में दिखा कि सवाल इस फॉर्म में दिखा कि सवाल इस फॉर्म में दिखा, क्या करें? बेटा देखो ऐसा नहीं है, आप ये फॉर्म याद रखो, और आप ये याद रखो के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। मैटर खत्म। आपको जिस फॉर्म में भी दिखे भाई आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, समझ जाना x के साथ जो चीज जुड़ी है वो क्या है? k, और t के साथ जो चीज जुड़ी होगी वो क्या होगी? ओमेगा। यहां कुछ भी लिखा है मल्टीप्लाई कर देना, t के साथ जो जुड़ा है वो ओमेगा होगा, x के साथ जो जुड़ा है वो k होगा। बताओ इतना समझ में आया? ये बोर्ड का टॉपिक है इसलिए तो बड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? इतना समझ में आएगा, बहुत क्लियर था। तो आप ये वाली इक्वेशन बस याद रखना, बाकी सब आप अपने आप टाइम के साथ मैनेज कर ले जाओगे। सवाल आएगा बेटा, मान लो सवाल इस फॉर्म में दिख रहा है ना, तो आप समझ जाना जो भी x के साथ जुड़ा होता है वो होता है k, t के साथ जो जुड़ा होता है वो होता है ओमेगा। क्लियर? चलो बेटा सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कोई बताने वाली बात नहीं है। B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सेम कहानी यहां पे भी रिपीट कर सकते हो, B इज इक्वल्स टू बी नॉट, मतलब टाइम वेस्ट है लिखना, K की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी इंटू टी, वगैरह वगैरह जैसी चीजें आप रिपीट कर सकते हो यहाँ पे भी, एंड सो ऑन, है ना। B इज इक्वल्स टू बी नॉट, यहाँ साइन, यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लिया, एक्स बाय लैम्डा माइनस 2 पाई कॉमन टी बाई टी। फ्रीक्वेंसी वाला भी लिख सकते हो। बच्चा एक बात जो मुझे अब आपको फिर से रियलाइज करानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में थी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, ये सारी चीजें। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को y में मान रखा है? क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड को z में मान रखा है? और क्या हमारी वेव x में जा रही है ना? तो कई बार क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन ऐसे ना लिखकर, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो इसके आगे साथ में लगा देते हैं के कैप। क्या इससे डर लगेगा?
नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। कई बार यहां पे वो के कैप लगा देते हैं। के कैप क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड में है। कई बार बेटा यहां पे वो जेड लिख देते हैं, सब डराने की चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? जेड डायरेक्शन में है। क्लियर? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, कई बार वो क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के खेल में, क्या करेंगे? कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के खेल में वो क्या करेंगे हमारे साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस में मानी है? वाई में मानी है। यहां पे क्या लगा देंगे? जे कैप लगा देंगे। तो इस तरह की चीजें होती रहेगी। पर बेटा डरना मत, अगर एग्जाम में जे कैप की जगह के कैप हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो। तो ये चीजें बदल सकती हैं, है ना? तो चॉइस है, बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों ट्रांसवर्स होंगे। क्लियर? ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर बेटा यहां पे जो वैल्यू लिखी होगी सेम वैल्यू बेटा यहां पे लिखी होगी हमेशा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। यहां पे बता देता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो ऐसे लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन 0.5, वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा एग्जैक्ट होता, मैच करनी चाहिए, कितना हो जाएगा 0.5x प्लस 1.5 इंटू 10⁸ t प्लस π/2। मान लो ऐसी लिखी है वेव बेटा, है ना? साथ में लास्ट में एक फाई लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं इस तरह से भी। पर अगर ऐसा करोगे आप तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट साइन सेम, जो भी यहां फेज होगा सेम फेज यहां होगा, दे बोथ आर इन सेम फेज। जो भी इसका फेज होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज होगा, बोथ आर इन सेम फेज। क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर हो गया इतना? चल सवाल करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई EY is equals to 2 sin 0.5 into 10⁻³ plus 1.5 into 10⁻11t न्यूटन पर कूलम। ये देखो EY लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में बता दिया, साथ में जे कैप नहीं लगाया, कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, उनकी मर्जी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? चलो बच्चों बताओ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन EY is equals to 2 sin 0.5 into 10⁻³ plus 1.5 into 10⁻11t। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रही है, वाई में ऑसिलेट कर रही है, वेव किधर चल रही है? जो यहां पे लिखा होता है इसके हिसाब से। नहीं बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? कौन चलता है बेटा? प्रोपोगेशन किसका होता है? वेव का। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट कर रही है, वेव किधर चल रही है? एक्स में। ये देखो इक्वेशन है। सो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या होगा? अब बात ये है क्या होगा? एक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस लगा रखा है, kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी। बेटा ध्यान से देखो, यहां पे क्या लगा रखा है? प्लस, प्लस लगा रखा है, मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही है? ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। किधर ट्रेवल कर रही? माइनस एक्स में। क्लियर हुआ? नेगेटिव एक्स में। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वेव। अब बेटा ये बड़ी ही अजीब सी बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ वेव निकालने की मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड क्या होगी? जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। पर रुको जरा, मेरी बात सुनो, इतनी जल्दबाजी में आंसर मत देना। क्या इन्होंने ये बताया कि ये एयर में है? क्या इन्होंने ये बताया कि ये एयर में है? बेटा अभी भी आप माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स में कंफ्यूज हो। सुनो ध्यान से, तुम यहां पे फंस गए। ये देखो, ये वेव किधर चल रही है? एक्स में चल रही है। वेव किधर चल रही है? एक्स डायरेक्शन में।
अब अगर यहां पे प्लस हुआ तो वेव माइनस एक्स में है, यहां पे माइनस हुआ तो वेव प्लस एक्स में है। यहां पे बेटा जो चीज लिखी है उससे डिसाइड करते हैं वेव कहां चल रही, इस चीज से। ये बताता है वेव का प्रोपोगेशन। ये यहां पे y लिखा हो तो y डायरेक्शन में चल रही है, प्लस लिखा होगा तो माइनस y में, और माइनस लिखा होगा तो प्लस y में। बेटा ये चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, x लिखा है, तो किस में चल रही होगी, x में, पर प्लस लिखा है तो माइनस x कर दिया। अब हम क्या बता रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा तुरंत स्पीड ऑफ लाइट मत बता देना। सर क्यों ना बताएंगे, बेटा ये नहीं बताया ना कि ये वेव किस मीडियम में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एयर के सिवा किसी और मीडियम में होगी तो स्पीड कम हो जाती है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। स्पीड ऑफ वेव हमें निकालनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव का हमारे पास, ओमेगा बाई के। भाई हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ओमेगा बाई के। भाई क्या होता है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, टी के साथ जो जुड़ा है वो ओमेगा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और k के साथ, x के साथ जो जुड़ा है वो k है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। कितना हो गया, पॉइंट हटा, 3 5 3 जा 15, 10 टू द पावर 3 ऊपर आया, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस बार ये एयर या वैक्यूम में थी, इस बार ये एयर या वैक्यूम में थी। पर जब नहीं होगी बेटा तब स्पीड c हमेशा नहीं आएगी। ये मत कहना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज c, जब वो एयर में होती है या वैक्यूम में होती है। भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट। आप समझ गए, जो लाइट के ट्रैवल की स्पीड पढ़ रहे थे वो आप किसके ट्रैवल की स्पीड पढ़ रहे थे, किसके ट्रैवल की स्पीड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रैवलिंग स्पीड थी वो, जो आप सी बोलते हो, वो इनके प्रोपोगेट करने की स्पीड थी। इतनी तेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनती जाती है। क्लियर, EMW। नेक्स्ट सवाल, पीक वैल्यू ई नॉट एंड बी नॉट। ठीक है बेटा, मैक्सवेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन देखा, मैक्सवेल साहब ने बहुत स्टडी की इनकी, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि ये जो ई की मैक्सिमम वैल्यू है और जो बी की मैक्सिमम वैल्यू है, उन्होंने कहा ये जो ई नॉट है इसको जब मैं बी नॉट से डिवाइड कर रहा हूं तो ये सी के बराबर आ रहा। जब ई नॉट को मैं बी नॉट से डिवाइड कर रहा हूं तब क्या आ रहा है, मेरा सी आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी आता है इनका। ठीक, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी, ऐसे रिलेटेड है पीक वैल्यूज। सवाल, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई BZ is equals to 2 into 10 to the power 10 minus 7 sin 0.5 into 10 power 3x plus omega t. The expression for electric field will be, बेटा मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता दी है, क्या पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बेटा हमसे। बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक्सप्रेशन हो, ये चीज तो सेम कॉपी होनी है। हमने ये तो पढ़ा है कि B एंड E का क्या सेम होगा, B एंड E का क्या सेम होगा, फेज सेम होगा। बेटा ये जो लिखा होता है साइन के बाद या कॉस के बाद, इसको बोलते हैं फेज। तो बेटा जो इसका फेज है मैग्नेटिक फील्ड का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो फेज तो मेरे ख्याल से सभी में इन्होंने भी सेम रखे होंगे, नहीं चेंज किए हैं। ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है। अच्छा ये तो नहीं हो सकता, पहले सब एक जैसा लग रहा है, गड़गड़ गड़गड़ काला अक्षर भैंस बराबर टाइप्स, है ना। ये वाला तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 10 पावर 11x कर दिया है। बाकी ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक मिनट, ये भी नहीं हो सकता, इसमें यहाँ 0.5 कर दिया है, ये भी गया। अब ये हो सकता है 0.10 पावर 3x, 1.5 10 पावर 11, 0.5 1. अब ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब बेटा क्या चेक करना पड़ेगा, इसका फेज और इसे 3x 1.5 10 पावर 11 t, 0.5 10 पावर 3x 1.5, इनका फेज सेम है। अब चेक करना पड़ेगा हमें, ई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा हमारे पास रिलेशन है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। खत्म करते हैं, ये बी नॉट की वैल्यू होगी, ई नॉट बी नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यही तो है बी नॉट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बेटा यहां से ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6,
10⁻8 और 10⁻⁷ यानी 10 60। सभी को समझ में आ गया? अच्छा बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस में है? जेड में है। अरे यार इसमें निकालने की जरूरत भी थी नहीं, देखो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में लिख रखी थी, ये भी नहीं हो सकता, अपने आप यही ऑप्शन बचता। ओए होए होए, मैं दिमाग नहीं चला मेरा भी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। इवन सवाल डिजाइन करते वक्त जब मैं सवाल इसमें डाल रहा था तब भी मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी। वाह देखो कितना सही सवाल था, इस कैलकुलेशन की भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो ही नहीं सकती, ये भी गया। ये दोनों चले गए क्योंकि इनका फेज मैच नहीं किया, यहाँ 0.5 इंटू 10⁻11, यहाँ 1.5, ये चला गया, इसका भी फेज नहीं मैच किया, यहाँ 10⁻11x है 10⁻3, ये चला गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना जेड में हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो सकती थी पर एक्स में भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वेव एक्स में चल रही है, ये भी दिख रहा है हमको। मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, वाई में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस में है? हमारी जेड में है। वेव किधर चल रही है? एक्स में चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक ही डायरेक्शन बचा, वाई, तो एक ही ऑप्शन था जो पूरे तरह से सही था। खैर एनीवेज हमने कैलकुलेशन करके भी उसको वेरीफाई कर लिया। क्लियर है अब? हलवा। चलो जेई मेंस 2013 क्या पूछ रहे हैं? बहुत ही हलवा सवाल पूछा है, ऐसा कोई बहुत धमाकेदार सवाल नहीं पूछा है, एक अच्छा सवाल जेई का आज आपको कराएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज पीक वैल्यू ऑफ 20 नैनो टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, बेटा धुआं धुआं कर दें सवाल को, 2 कौड़ी का सवाल पूछा गया है जेईई मेंस में। बेटा जल्दी से उड़ा दें इसको, ये क्या ही पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्या लिख देंगे बेटा आप? E0/B0 इज इक्वल्स टू सी। द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवलिंग वेव हैज अ पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 20 नैनो टेस्ला। यहां से E0 इज इक्वल्स टू B0 इंटू सी। E0 इज इक्वल्स टू B0 कितना दिया है? मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू 20 नैनो टेस्ला, नैनो मतलब 10⁻⁹। बेटा सी क्या होगा? 3 इंटू 10⁸, 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60, 10⁻⁹, 10⁸ कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, यानी 10 से डिवाइड, यानी कितना आया? 6 वोल्ट पर मीटर। क्लियर सभी का? 6 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? यूनिट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की V/D से आई है, ये E नहीं होता था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर, है ना, होता था। एक होती थी हमारी कौन सी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, एक ये होती थी। क्लियर? खूब बेटा रिवाइज करो आप, ये छोटी छोटी चीज भूल गए हो, मतलब आप एकदम सारे डेरिवेशन वेरिएशन एकदम भूल गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा ये कहानी भी मैक्सवेल साहब ने ही समझाई थी, इस कहानी में भी मैक्सवेल साहब का ही रोल है। उन्होंने ये बताया मैक्सवेल साहब ने कि ये जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या जिसको पूरी दुनिया किस नाम से जानती है? स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानती है, वो स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। अब वो मीडियम की किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगी? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो किस पे डिपेंड करेंगी? मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी को शायद हम लोग पढ़ते थे ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से 10th क्लास तक, इसको आगे भी शायद मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से बताऊं रे ऑप्टिक्स में। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में तेज चलेगी या धीमा चलेगी बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में। लाइट को चलने से मीडियम की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, कितना घना मीडियम है कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ किससे मतलब है? मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से। बात समझ में आ रही है? हमने बोला भाई स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितना है, उस मीडियम में कितना है, तो आप उसकी डेंसिटी के बेसिस पे नहीं जज कर सकते। आप किस बेसिस पे जज कर पाओगे स्पीड ऑफ लाइट को? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो बेटा एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर हो जाएगी? c के। और इन्होंने देखा जो c की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1/√, परमिएबिलिटी, एयर की परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बात किसकी हुई? एयर की। अब किसी और मीडियम में आए, इन एनी अदर मीडियम, कोई डिफरेंट मीडियम है, इसमें हमने कहा भाई जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो v हो गई। v इज इक्वल्स टू 1/√μ ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, म्यू ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, म्यू एम ई एम, म्यू ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आई होप आपको ये टर्म्स थोड़े बहुत याद होंगे। रिलेटिव परमिटिविटी याद है, रिलेटिव परमिएबिलिटी याद है, थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए आपको याद दिला दूं बेटा। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर क्या होता था याद है? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था? ई आर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट होता था, है ना बेटा। इसी को क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे? रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको जब हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में देखते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है के, या उसका नाम हो जाता था के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। ठीक, तो ये खेल इन्होंने खेला। चलो सवाल, if c is the speed of electromagnetic waves in vacuum, its speed in a medium of dielectric constant k and relative permeability mu r is। बच्चा आप खुद से करके दिखा दोगे? हलवा सवाल है, लल्लन टाप लालीपाप, 2 रुपए का सवाल, करके दिखा सकते हैं आप? चलिए ट्राई करिए। if c is the speed of electromagnetic waves in vacuum, its speed in a medium, if c is the speed of electromagnetic waves, its speed in a medium of dielectric constant k and relative permeability mu r। बताओ, ए आ रहा है? ए आ रहा है। चलो मीडियम की बात करते हैं बेटा, हम मीडियम की बात करते हैं। मीडियम में मान लिया स्पीड कितनी है? v, v इज इक्वल्स टू 1/√μ ऑफ मीडियम, e ऑफ मीडियम लिख सकते हैं। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, ये इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होगा? E ऑफ मीडियम अपॉन E नॉट। यहां से E ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? E नॉट इंटू के। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी E ऑफ मीडियम अपॉन E ऑफ एयर, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से EM हो गया E नॉट इंटू के, 1/√, EM की जगह E नॉट इंटू के। फिर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगा? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। यहां से बेटा म्यू एम क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अच्छा बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट ई मैं बोल रहा था इतनी देर से, दिमाग खराब। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1/√μ r इंटू के मल्टीप्लाइड बाई 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। बेटा 1/μ एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? ये स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी प्यारा बच्चा। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई तो c/√μ r इंटू के। ये होगा बेटा, ए गलत ऑप्शन था आपका, ये होगा c/√μ r इंटू के। आया? सभी को क्लियर है? जिनको नहीं आया आपने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में खेल गलत किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत सिंपल है बेटा। किसी भी मीडियम में क्या होगी इसकी स्पीड? 1/परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिंपल, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। हमने कहा भाई रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट के। रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, यहां से म्यू एम हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। फिर मैंने कहा भाई इसको अलग लिख लेते हैं, 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/μ आर के। ये कितना हो गया? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन ये। क्लियर? आ गया। नेक्स्ट, an electromagnetic wave Ez is equals to 100 cos 6 into 10 power 10t plus 4x propagates in a non-magnetic medium of dielectric constant। चलो बच्चों इसको बताओ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 100 cos ओमेगा t plus kx propagates। बेटा ये वेव किधर चल रही है? ये सब चीजें बताओ। किस में चल रही है? नेगेटिव x में चल रही है। ये सब फील हो रहा है कि नहीं?
ये वेव किस में चल रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जेड में है। मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, वाई में होगी। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। वेव चल रही है नेगेटिव एक्स में, वेव चल रही है किस में, नेगेटिव एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जेड में। मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, वाई में होगी, है ना। चलो खैर अब सवाल पे आते हैं। बोल रहा है प्रोपोगेट्स इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। बेटा ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम का मतलब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब बच्चा जिसके पास कोई अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो क्या करता है ऐसा मीडियम, वो एयर की ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर कॉपी कर लेता है, उसके पास खुद की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट होती है। एयर जैसी, वैक्यूम जैसी, फ्री स्पेस जैसी, नॉन मैग्नेटिक बोल देते हैं उसको हम लोग। ठीक, आ जाओ। Ez इज इक्वल टू 100 cos। बेटा सबसे पहले मुझे लगता है मुझे इस वेव की स्पीड निकालनी चाहिए। स्पीड क्या होगी, ओमेगा बाई के। ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, सभी वेव्स के ऊपर लग सकता है, कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो, ओमेगा बाई के। कहाँ गया, हाँ बेटा टी के साथ जो जुड़ता है वो ओमेगा होता है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 8। एक्स के साथ जुड़ता है वो के होता है। कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 10 टू दी पावर 8। ये आ रही है स्पीड। क्या ये लाइट की स्पीड की जस्ट हाफ है, 3 इंटू 10 पावर 8 का जस्ट हाफ है। क्या इसको मैं c/2 की तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, क्या इसको मैं c/2 की तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, 3 इंटू 10 पावर 8/2 c/2, है ना। अच्छा बेटा अब v होता क्या है बच्चा, v होता है 1/√e ऑफ मीडियम म्यू ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉन ऑफ मीडियम म्यू ऑफ मीडियम। बेटा म्यू ऑफ मीडियम क्या है, म्यू नॉट। मीडियम के पास खुद की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वही इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। तो यानी 1/√, और एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो निकालना है। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ER की वैल्यू क्या होती है, EM अपॉन E नॉट। तो EM की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट इंटू ER या E नॉट इंटू K बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी विच इज EM अपॉन E नॉट। यहां से बेटा EM की जगह क्या लग सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो EM की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और म्यू एम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। बेटा 1 एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये क्या बन गया C, नीचे क्या बचा, √K बचेगा। 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, क्या √, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये क्या बन गया C, नीचे क्या बचा, √K। बढ़िया सवाल करा रहे हैं आप लोग को। V की वैल्यू कितनी है, C/2, तो V की वैल्यू C/2 इज इक्वल टू C/√K। बेटा C कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहां से ये बात समझ में आ गई, K की वैल्यू है 4। क्लियर, 2 नहीं बेटा 4, स्क्वायर करोगे ना, रूट के अंदर है भी है 4, ऑप्शन डी। क्लियर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब अच्छा सवाल उठाने जा रहे हैं बेटा। हाँ, अपना सैटरडे से अपनी स्टार्ट हो जाएगी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से, और 1 महीना चलेगी रे ऑप्टिक्स। अपना कोर्स वहीं खत्म होगा जहां अपन प्रॉमिस किए थे, क्योंकि अपन ने कहीं लैगिंग नहीं की कि चलो इस टॉपिक को लपेट देते हैं, इसको 2 लेक्चर में मार देते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढंग से तो 2 लेक्चर पढ़ाने का था, पर मैं घुसा, मैंने कहा सब कुछ पढ़ाया जाए, तो अपन ने लक्ष्य बैच में किसी भी टॉपिक में चोरी नहीं की। अब आप चोरी कर रहे हो कि वीडियोस नहीं देखा आपने, या आपने नोट्स नहीं बनाए, या आप DPP पे नहीं लगे, आपने जान नहीं लगाई, या अब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अब आप ये तो कह ही नहीं पाओगे कि सर ये आपने पढ़ाया नहीं और बोर्ड में आ गया। ये तो आपके पास कहने का मुंह ही नहीं होगा लक्ष्य बैच के अंदर कि ये हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं गया था। यहां सब पढ़ाया गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिस बच्चे ने दिल लगा पढ़ाई की, रिवाइज कर रहा है, वो 98 99 लाएगा। चलो भाई, if epsilon naught and mu naught represents the permittivity and permeability of vacuum, and epsilon and mu represents the permittivity and permeability of medium, क्या पूछा है, the refractive index of the medium is given by। बेटा किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, शायद आपने 10th में पढ़ रखा हो, शायद नहीं पढ़ रखा हो, 9 10th में शायद पढ़ रखा हो। बेटा ये तो पढ़ाई होगा सभी ने,
म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला होता है। म्यू इज इक्वल्स टू, बेटा म्यू हटा देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ और यूज कर लेते हैं, ईटा यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यू ऑलरेडी है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से लिख लेते हैं। ईटा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। बस धुआं कर दो, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं बेटा। ईटा इज इक्वल्स टू सी की जगह क्या लिख दोगे? 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वी की जगह क्या लिख दोगे? 1 बाई अंडर रूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिबिलिटी कितनी दी है? एप्सिलॉन एंड म्यू, है ना? ये देखो, एप्सिलॉन एंड म्यू रिप्रेजेंट्स द परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ईटा इज इक्वल्स टू सी बाई वी, बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, सी बाई वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बेटा यहाँ क्या रख देंगे? म्यू एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यू एप्सिलॉन। क्लियर? यहां से आप क्या निकाल सकते हो? रिफ्रैक्ट। कितनी चीजें लाइफ की सॉल्व हो गई मैक्सवेल्स की दी हुई इक्वेशन की वजह से। अब हमें समझ में आने लगा कि कौन सा मीडियम हैवियर है और कौन सा मीडियम हैवियर नहीं है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो हैवी होता है, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। समझ में आ रहा? ऑप्टिकली डेंस। नेक्स्ट बेटा जेई मेंस 2018। अच्छा, क्या पूछा है? एन ईएम वेव फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर E1 इज इक्वल्स टू इतना इन एयर एंड E2 इज इक्वल्स टू इतना इन मीडियम। अच्छा, क्या हुआ है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर से दूसरे मीडियम में चली गई है, ठीक है। एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है। बेटा कहां पे चेंज होगा? स्पीड में। एयर में स्पीड ज्यादा होगी और दूसरे मीडियम में जाके स्पीड कम हो जाएगी। सो एयर में दिया है कि ये कहानी है, और दूसरे फ्रॉम एयर एंटर्स अ मीडियम, एयर से किसी और मीडियम में गई। E2 इज इक्वल्स टू, ये देखो कॉस में एक्सप्रेशन लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं, कॉस में भी हो सकता है। अब ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहाँ है, जरूरी थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड का हो। ये तो बोल रहे हैं पहले एयर में थी, अब एयर से दूसरे मीडियम में चली गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन एयर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दूसरे मीडियम में। बेटा क्या डिफरेंस होगा दोनों मीडियम में इक्वेशन में? किस चीज में डिफरेंस होगा? स्पीड में, वेव की स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। यहां वेव की स्पीड ज्यादा होगी, वहां कम हो गई होगी, है ना। और वेव की स्पीड इन्हीं खेल से आती है, ओमेगा टी के एक्स से, तो यहीं पे खेल होगा। बेटा एक बात आपने ध्यान दी, ये वेव किस डायरेक्शन में, सवाल तो कर लेंगे यार, सवाल तो तुरंत धुआं कर देंगे, मैं तुमको फील तो दे रहा हूं कि लिख के क्या दे रहा है आईआईटी। आप पढ़ के गए थे के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो क्या लिख के दे रहे हैं? 2 पाई वी जेड बाई सी माइनस टी। हाय हाय हाय, क्या लिखा है बेटा? ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एक्स वाई की जेड, पहले तो ये बताओ, एक्स वाई की जेड। देख के बोलो, ऐसे आंख बंद करके आंसर थोड़ी ना दिया जाता, देखना पड़ता है पहले। कहां से पता चलता है बेटा वेव कहां ट्रेवल कर रही है? किस जगह से पता चलता है बच्चा? उस डिब्बे के अंदर देखना पड़ता है, इस डिब्बे के अंदर देखना पड़ता है, उससे पता चलता है वेव कहां चल रही है। अभी भी कई लोग एक्स बोल रहे हैं, बेटा एक्स कहां है इसके अंदर? वेव किस में ट्रेवल कर रही है? जेड में। एक्स तो है ही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूं एक्स वाई की जेड। बेटा आपने यहां पे एक्स कैप देख के सोचा क्या आंसर? ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। ये एक्स कैप बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वेक्टर है। एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन। एक्स कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, जिसको आप आई कैप बोलते हो, उसी को इन लोगों ने एक्स कैप बोल दिया, यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है बेटा, वेव किस में जा रही है? जेड में। आप यही नहीं फील कर पाओगे, सवाल तो तुरंत हिला देंगे यार, सवाल का इशू नहीं है, बट आपको पता ही नहीं चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 लेक्चर हो गया, कल इसका खात्मा होना है ना, खत्म है कल चैप्टर, इसमें कल कुछ बचा नहीं है। अब इसके अंदर बहुत थ्योरेटिकल है, वो लाके मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा कि भाई कौन सी वेव कहाँ यूज होती है, क्या इस्तेमाल है। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम बुरा मान गए कि ये तो ऐसे बताएंगे इतनी खराब तरीके से, ठीक है? सो एक्स कैप बेटा क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स में है, वेव किस में चल रही? जेड में।
और वो भी किस जेड में बेटा, यहां माइनस लगा है मतलब पॉजिटिव जेड में चल रही, यहां भी माइनस लगा है मतलब पॉजिटिव जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। खैर सवाल पे आ जाते हैं अपने, मैंने थोड़ा सा आपको रियलाइज कराना चाहा पहले क्या चल रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स नहीं पॉजिटिव जेड में चल रही, देखो जेड जेड, वेयर द वेव नंबर के एंड फ्रीक्वेंसी वी रिफर टू देयर वैल्यूज इन एयर। अच्छा ठीक है, के और फ्रीक्वेंसी रिफर, ठीक है। द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, बेटा मीडियम कैसा है, नॉन मैग्नेटिक है, जिस मीडियम में जा रहे हैं नॉन मैग्नेटिक है, यानी यहां म्यू की वैल्यू तो वही रहनी है, म्यू नॉट ही रहनी है, नॉन मैग्नेटिक का मतलब म्यू की वैल्यू तो म्यू नॉट रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं सवाल में और क्या बोला है हमसे, इफ ER1 एंड ER2 refers to relative permittivities of air and medium, relative permittivities of air and medium, which of the following option is correct, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, मेरे ख्याल से दोनों मीडियम में हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से अगर ये एयर है तो यहां तो स्पीड सी ही आएगी, भाई डन है, यहां तो स्पीड सी आनी ही चाहिए, निकाल के देख लेते हैं, चलो एयर में स्पीड निकालते हैं बेटा, एयर पे स्पीड निकालेंगे, सी आनी ही चाहिए, क्या होती है ओमेगा बाई के, चलो प्रोसेस से चलते हैं बेटा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जेड बाई सी के साथ जो चीज जुड़ी, जेड के साथ जो चीज जुड़ी वो क्या हो गई के, और ये जाके जब इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा, है ना भाई साहब, ये जब अंदर जाएगा टी से क्या जुड़ा 2 पाई वी, वी बेटा यहाँ पे वेलोसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई म्यू है ये एक्चुअली न्यू, अच्छा, और जेड के साथ क्या जुड़ा, अब यार एक्स नहीं है, इस बार जेड के साथ जो जुड़ेगा वो के होगा, इस बार जेड के साथ जो चीज जुड़ेगी वो के होगी, अभी भी पता है अभी सबके आंसर आए नहीं है, अभी लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इस बार जेड के साथ जो चीज जुड़ेगी वो के होगी, है ना, हम लोग बोलते थे के एक्स माइनस ओमेगा टी, अभी क्या हो जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना, यहाँ पे जेड है ना, तो के की वैल्यू क्या हुई 2 पाई न्यू बाई सी, 2 पाई न्यू बाई सी, एज एक्सपेक्टेड स्पीड कितनी आई सी, क्योंकि हमें पता था सी आनी है, क्यों बेटा क्यों सी आनी है, क्योंकि ये एयर में ट्रैवल कर रही है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सी होनी चाहिए थी बेटा, देखो ओमेगा क्या बना, टी के साथ क्या जुड़ा, ये जुड़ेगा 2 पाई न्यू, ये टी के साथ जुड़ रहा है 2 पाई न्यू, ये क्या बन गया ओमेगा, जेड के साथ क्या जुड़ा 2 पाई न्यू बाई सी, ये क्या बन गया के जेड माइनस ओमेगा टी, 2 पाई न्यू बाई सी, अच्छा एयर की स्पीड हो गई बेटा। फिर क्या बोला है, स्पीड इन मीडियम देख लेते हैं बेटा, मीडियम में स्पीड चेक कर ली जाए, आ जाइए मीडियम में स्पीड देख लेते हैं कितनी आएगी बेटा, ओमेगा बाई के से, यहां भी चेक करना पड़ेगा, ओमेगा कितना होगा बेटा, यहां पे के सी होगा ओमेगा, जरा ध्यान से देखो, टी के साथ क्या जुड़ेगा के सी, और नीचे के क्या हो जाएगा 2 के, कितनी आई सी बाई 2 आई, ओमेगा क्या होगा टी के साथ क्या जुड़ा के सी, वो हो गया ओमेगा, और जेड के साथ क्या जुड़ा 2 के, वो हो गया हमारा के, ओमेगा के साथ बेटा जो चीज होती है, सॉरी टी के साथ जो चीज होती है वो ओमेगा, टी के साथ क्या जुड़ा के सी, और जेड के साथ जो जुड़ा होगा वो होगा हमारा के, जेड के साथ यहां क्या जुड़ा है 2 के, 2 के, अब बेटा के से के मर गया, सी बाई 2, मीडियम में स्पीड आ गई, ठीक, अच्छा तो एयर में स्पीड कितनी है सी है, और मीडियम में स्पीड कितनी है सी बाई 2 है, ठीक है, अच्छा अब जरा मीडियम की हम बात करें बेटा, स्पीड इन मीडियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 बाई अंडर रूट ई ऑफ मीडियम म्यू ऑफ मीडियम, हमसे बोल रखा है कि ये मीडियम कैसा है, नॉन मैग्नेटिक है बेटा, नॉन मैग्नेटिक है तो इसके आगे म्यू नॉट रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहां लिख लेते हैं नीचे, नॉन मैग्नेटिक है तो इसके आगे म्यू नॉट लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट ई ऑफ मीडियम, और म्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट लिख सकते हैं, अच्छा यानी v ऑफ मीडियम, ये मीडियम की बात हो रही लगातार, v ऑफ मीडियम 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन m को हम क्या लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट लिख सकते हैं इस तरह से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसे,
एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। अच्छा, यानी मीडियम की स्पीड कितनी है, c/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, c/√ER। ये तो ER की वैल्यू आ जाएगी, ER2 की इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। वहां तो रेशियो पूछ रहा है हमसे, देखते हैं क्या हम लोग ने मिस्टेक किया है। क्या है, इफ ER1 एंड ER2 रिफर्स टू द रिलेटिव परमिटिविटीज ऑफ एयर। अच्छा, एयर की भी रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं बेटा। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, कैसा सवाल है। ER1 एंड ER2, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, 1 होगी, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। यहां से आप इसकी मीडियम की निकाल लो बेटा, दोनों तरफ C कट जाएगा, स्क्वायर करोगे, ER2 की वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ, अब ER1 बेटा एयर की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ER1 रिलेटिव परमिटिविटी है किसकी, एयर की। ठीक है, तो ये तो मजाक किया आपके साथ आईटी ने सिर्फ। बेटा एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, ये तो 1 आएगा बेटा। ER1 तो सीधा सीधा 1 आ गया। किसका रेशियो पूछा है, ER1 बाई ER2। ER1 कितना है 1, ER2 कितना है 4, मार दो। नहीं आया, फालतू का खेल किया इन लोग हम लोग साथ। यहां तक तो हमें समझ में आया स्पीड कितनी है, c/2 है ना। एयर वाली मैंने ऐसे ही मजाक में निकाल दिया, ऐसे ही दिखाई, ऐसे ही किया ये वाला काम। ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एयर की स्पीड तो इतनी ही आएगी। हम यहाँ पे तो अभी बातें कर रहे हैं, एग्जाम में आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। फिर मीडियम की स्पीड मुझे निकालनी पड़ी, c/2। मैंने कहा मीडियम की स्पीड c/2, मीडियम की स्पीड क्या होती है, √ε/m μm। ε/m μm को मैंने μ0 लिख दिया, क्योंकि मीडियम नॉन मैग्नेटिक था। EM क्या हो जाएगा, ER2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। भाई मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या दी है, मीडियम के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी इज ER2। बेटा कितना हो जाएगा, EM बाई E0। यहाँ से EM इज इक्वल्स टू E0 इंटू ER2। अब बेटा 1 बाई √E∑0 μ0 क्या हो जाएगा, C अपॉन √ER2। C कटा, स्क्वायर किया, ER2 4। फिर एयर के लिए बोल रहे रिलेटिव परमिटिविटी, बेटा एयर की रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 होगी, एयर से ही तो कंपेयर करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, एयर की हम एप्सिलॉन नॉट से ही तो कंपेयर करते हैं, तो एयर की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी 1 ही आ गई, है कि नहीं। ER1 1, ER2 4, ER1 बाई ER2 1/4। क्लियर, चलो खत्म। सो थैंक यू सो मच बेटा। अब आप लोग को आज क्या करना है, इसकी डीपीपी डाउनलोड करके आज सॉल्व करना है। कल ये चैप्टर खत्म होगा, 8 चैप्टर्स आपके फिनिश हो जाएंगे। आई होप आप लोग जम के बेटा पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम सडनली डिक्लेयर होंगे और करा दिए जाएंगे। और बेटा ये चीज़ पूरे फ्यूचर तक आपको याद रह जाएगी। इस साल आपके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर नहीं है, तो आपको पढ़ाई एकदम फील नहीं हो रही है। बेटा अपनी पढ़ाई धूम धड़ाके के साथ करिए। क्या आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग बायो पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप यूट्यूब पे जाके लोगों के वीडियोस देखो, आप कहीं भी देखो, इसको इतने डिटेल में घुस के समझाने के लिए चाहिए बहुत सारा पेशेंस, जो मैं लेके आया इस चैप्टर के लिए। इसके बाद फिर हलवा चीजें स्टार्ट होगी। नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए भाई, बिल्कुल पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कुछ बंदोबस्त हो पाए तो हम करेंगे, है ना। पता नहीं, अभी हमारी फैकल्टीज बहुत बिजी हो गई हैं ऑलरेडी हमारे यकीन बैच की वजह से। सो हम ट्राई करेंगे, अगर उन लोगों में से कोई माना तो हम ट्राई करेंगे, फ्री में ऑफकोर्स, पैसा लेके नहीं, कि इस बैच के अंदर आके वो अपना कोई टाइम डेडिकेट कर सकें, ऐसा कुछ कर सकें, अगर हमारी कोई फैकल्टी फ्री हुई तो। ठीक है, मतलब मैं लक्ष्य बैच के लिए अपनी जी जान लगाना चाहता हूँ यहाँ से। अभी तक मैंने लगाई टॉपिक्स कंप्लीट कराने में। अब मुझे पता है यहाँ से सिलेबस कंप्लीशन मेरे लिए बहुत बड़ा गोल नहीं है। जब जून में मैंने बैच स्टार्ट किया तो मेरे लिए सिलेबस कंप्लीशन बहुत बड़ा गोल था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 महीना लेट था। बट आज मेरे लिए सिलेबस कंप्लीशन बहुत बड़ा गोल नहीं है। मुझे पता है यार, मैं मैक्स टू मैक्स 25 जनवरी 28 जनवरी तब तक मेरा सिलेबस अच्छे से इस डिटेलिंग के साथ खत्म कर रहा हूँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फील दे रहा हूँ, कभी आपको पूरा एलसी ऑसिलेशंस फील दे के समझा रहा हूँ। बट अब यहां से मैं ये चाहता हूं कि आप पुरानी चीजें भी रिवाइज करो, बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास बोर्ड्स की डेट आती है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अगर हमारे पास बोर्ड्स की डेट आती है थोड़ी बाद की, तो हम लोग सिलेबस को धीमा करके बीच में आप लोग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बीच में ये तो बेटा बाद में कोई रिवीजन नहीं होता जनवरी के बाद। ये सब बेवकूफी है कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर इतना बड़ा पोथा पकड़ के मैं रिवाइज करूंगा। अगर हमें बीच में ऐसे बोर्ड की डेट्स आती हैं कि बोर्ड की डेट और आगे शिफ्ट हो रही हैं, ऐसा कोई सर्कुलर आता है सीबीएसई की तरफ से, तो हम लोग सिलेबस के बीच में ही रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो मैं सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, आप अपने एंड से ऐसा करो।
ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, मैं अपनी फैकल्टीज से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी मैं और भी बहुत चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, अभी बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा। मैं बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे ऊपर अभी मेरे दामन में बहुत दाग लगे हैं इस टाइम जीवन में कि तुमने पैसा ले लिया, तुम वो इंसान थे जो हमेशा फ्री पढ़ाते, तुम पैसा कैसे ले सकते हो, हाउ कैन यू चार्ज मनी, मतलब आपको तो फ्री पढ़ाना था, तो ये क्यों किया आपने। बस अब उसका रिप्लाई देने का समय आ गया है। तो कुछ सोचा है मैंने, सभी के लिए सोचा है, फॉर एवरीवन, एवरीवन, आप लोग के लिए भी, आप अपने लिए भी कह सकते हो, सभी के लिए। जम के बेटा पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक दिशा में लगकर। जीवन में जितनी दिक्कतें हैं, जितनी कठिनाई हैं, जितना दर्द है, उन सब का सल्यूशन है मेहनत, एकदम धुआंधार मेहनत। अपने को रगड़ दो, एकदम एकदम घिस दो अपने आप को, तब वहां पहुंचोगे, और वहां पहुंच के तब आएगा फील। यार मेरी एक समय ये हालत थी, सच्चाई बता रहा हूँ, एक समय मेरी ये हालत थी कि मैं मनाता था कि आज कोचिंग जाते वक्त मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल ना खत्म हो जाए। आज कोचिंग जाते वक्त जो मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है उसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। और तुमको मैं वाकई सच्चाई बताऊं, ये बात 2014 या 2015 की होगी कि मेरी स्प्लेंडर थी भी नहीं, वो मेरे कोचिंग में मेरे पार्टनर की स्प्लेंडर थी। मैं तो ऑटो से जाता था कोचिंग पढ़ाने, तो उसने अपनी स्प्लेंडर मेरे को दे रखी थी, उन्होंने, है ना, आज भी अच्छे से, बड़ी अच्छे, उनकी स्प्लेंडर से जाता था और बताता था रास्ते में आज पेट्रोल ना खत्म हो जाए इस गाड़ी में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस रगड़ना पड़ेगा, बहुत जम के रगड़ना पड़ेगा, बहुत ही जम के, हल्के वाला नहीं, वरना चमकेगा नहीं। फिर अगर चमकना है एकदम एकदम लास्ट वाला, एकदम चमक चाहिए ना लाइफ में, वो फील चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है उस ड्रीम को ऐसा ड्रीम बनाओ जो देखने में लगे कि पूरा नहीं हो सकता, और फिर उसके लिए मेहनत करो कि इसको पूरा करना है। अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि तुम अच्छा ड्रीम सोच रहे हो। अगर तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही होते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, लाइफ चलेगी, बढ़िया लाइफ होगी, सही होगी। बट मैं पागल बना था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पागल बना, कोचिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से, मेरा स्कूल तक नहीं था इतना पागल बना, स्कूल तक मैं ठीक था, मेरा पागल बना चढ़ गया। स्कूल में मेरा 10th के बाद स्टार्ट हुआ थोड़ा पागलपन, मैं पागल बना। तो पागल बना होना बहुत, जब लोग बोले ना पागल हो एकदम, तो मेरे बोले बहुत कमेंट आते हैं, एक पागल टीचर कैसे पढ़ाता है, बहुत जरूरी होता है, वो पैशन होता है आपका, तो एकदम पागल बना होना चाहिए। अब तुम अपना, जब किसी को, मैं जब कोचिंग पढ़ाता था, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम इसके लिए तुमको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा और पुरानी चीजें निकालनी पड़ेगी 8-10 साल की। बेटा आप लोग जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वो रुके, बातें कर रहा था, कुछ आपको एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल एक बात बता रहा था कि आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने कोचिंग पढ़ा रहा था, तो 2014-2015 की बात कर रहा हूं मैं, तब मैंने वहां पे नाम रखा था फिजिक्स वाला। तब वाला में डबल एल नहीं था, फिजिक्स PHYSYCS और इसका एक फेसबुक पेज है, और उसमें मैं तब मीम्स बनाता था 2015 में। मैं मीम बना रहा था, मैं चार्ट पेपर लेके आया, मैं बता रहा हूं, मतलब मैं उस टाइम भी इतना ही पैशनेट था। मैं चार्ट पेपर लेके आया, उसमें मैंने एक लंबी सी बिल्डिंग बनाई, और उस बिल्डिंग से एक इंसान को ऊपर से कूदाया, और उस एग्जाम का नाम था PW। मैंने उस इंसान को PW बनाया और उसको कूदा दिया, और उसके हाथ में दे दिया एक सैमसंग का टैबलेट, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सैमसंग का टैबलेट मैंने नया नया खरीदा था, कोचिंग नई नई ज्वाइन की थी, तो पढ़ाना रहता था, तो सैमसंग का टैबलेट में सब कुछ रहता था, मटेरियल वगैरह। मतलब तब से मैं इस चीज को चेस करा, तब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ये क्या है फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है चाय वाला हो, जैसे सब्जी वाला हो। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, एक केप्ट ऑन वर्किंग इट। ठान लो तो ठान लो कि करेंगे यही, दुनिया हंस रही हंसे, ठान लो तो ठान लो। मैंने तभी ये ठाना था कि इसको मैं बना के रहूंगा। मैं फेसबुक पे पेज बनाया नया नया शौक चला, सबको देखा, मैंने कहा मैं भी बना के हिट हो जाऊंगा, पेज बना के, नहीं हिट हुआ भाई। रात रात जग के मैंने चार्ट पेपर पर ड्राइंग बना के, कलर करके वो बिल्डिंग बनाई। मतलब मैंने इस तरह से कई, फिर क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किए, फिर मीम डालना स्टार्ट किए, फिर कंपटीशन चलाना स्टार्ट किया फेसबुक पे कि ये जो जीतेगा उसको मैं 100 रुपए दूंगा, उसको मैं सेल्फी स्टिक दूंगा, मैं रिचार्ज कर दूंगा। सब किया, सब रगड़ा, किसी को नहीं दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था कि फिजिक्स वाला कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था उस समय पे। पर मैं लगा हुआ था, मैंने गिव अप नहीं किया। वो फेसबुक पेज मेरा फ्लॉप हुआ, यूट्यूब पे चैनल बनाया, 2015 में वीडियो डाले नहीं चला, 16 में डाले नहीं चला, 17 में लग गया कि भाई अब तो चला के रहेंगे, एक वीडियो रोज का डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। एक साल बीतने के बाद मात्र 10,000 सब्सक्राइबर आए थे। एक साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर मिले थे मुझको।
1 साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे, और रुपए मिला था 1 साल खत्म होने के बाद 8,000 रुपए यूट्यूब से। पहली जो इनकम आई थी यूट्यूब से एक कंप्लीट साल पढ़ाने के बाद आई थी, शायद 2017 के जैन में शायद पहली रेवेन्यू है मेरी। ये टाइम लगा, पर इस टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। 2015 में तो मैंने बताई हालत की, स्प्लेंडर की ये हाल थी, ठीक है। पर 2015 से आते आते आगे आते आते 2017 तक कोचिंग की हालत बहुत बढ़िया हो गई थी, है ना भाई। पढ़ाते पढ़ाते वहां भी सही चल रहा था, सब मैटर अच्छा हो गया था, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, अच्छी सैलरी थी, सैलरी कह लो, पार्टनरशिप कह लो, जो भी कह लो, बढ़िया पैसा था मेरे पास। और एकदम जब सब सही चल रहा था ना, कोचिंग में सब मेरा स्टेबल हो गया था, तब मेरे अंदर पागलपना फिर से चढ़ा। मैंने कहा उसको भी छोड़ दिया। मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी। मतलब मेरे फादर मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे को पहले इंसान ऐसे दिखे हो जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता। पर मेरे अंदर पागलपना था, नहीं यार कुछ करके दिखाना है। लगे रहे लगे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अभी भी कुछ हुआ नहीं। आज भी हालत वही है, पैर अभी भी इधर लटका है, हाथ उधर लटका है। आज लोग फिजिक्स वाला को जाने, बट हाल वही है मेरी लाइफ का। मेरे रूम की हालत वही है आज भी लाइफ में वही स्ट्रगल चल रहा है। आज भी मैं वैसे ही खुद को रगड़ रहा हूं। अभी वी हैव नॉट मेक इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कर लिया है, मैं बता रहा हूं कि लगा रहा, ठान लिया तो करके रहना है। ये आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आपको वो सच में चाहिए जो आप सोच रहे हो, सच में अगर वहां पहुंचना है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, मैं ये करना चाहता हूं, काश ऐसा हो जाता लाइफ में, मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी करते हो, सपना इतना बड़ा देखते हो, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। हम में से हर कोई टैलेंटेड है, हम में से हर कोई टैलेंटेड है, घिसना पड़ता है यार। कोई पैदा नहीं होता ना, कहते हैं क्या बोलते हैं सर, आपके पास तो इनबॉर्न टैलेंट है। किसी के पास इनबॉर्न नहीं होता है, इनबॉर्न टैलेंट डेवलप करता है इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी सोच से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, इन सब से डेवलप करता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ हॉबी इवन? शायद आपके पास कोई हॉबी ना हो। मेरे पास हॉबी थी ड्रामेटिक्स एक टाइम पे। अब मेरे पास ड्रामेटिक्स मेरे को नहीं मिलता, तो मैं इसी लेक्चर के बीच में अपने ड्रामेटिक्स भी खेल लेता हूं जहां मजा मिलता है। तो ये जो बोलते हो ना कि बॉर्न इनबॉर्न टैलेंट है, ये सब नहीं होता यार। इनबॉर्न कोई टैलेंटेड है, कोई गाता अच्छा, बेटा वो मेहनत करता है, रियाज करता है, 12-12 घंटे बैठ के वो रियाज कर रहा है, तब उसकी वो आवाज में वो निखार आता है। वो तो तेज है सर, मैं तो धीमा हूं। अरे कितना साल हुआ, अभी तो कितने साल का है? 18 साल का है। उसने मैक्स टू मैक्स से 10 साल ज्यादा पढ़ाई की होगी। तू यहां से लाइफ में 10 साल मेहनत कर ले, काम बन जाएगा। तू 10 साल उससे दुगनी मेहनत कर, तिगनी मेहनत कर, काम बन जाएगा। कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, सबकी अपनी टाइमलाइन है। अपना फ्यूचर देखो, ये मत देखो वो कहां है। रिलेटिव वेलोसिटी है भाई साहब, सब रिलेटिव वेलोसिटी खेलो। बहुत तेज लग रहा है ना, तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी से एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एस को तुम 0 करोगे, उसके बाद डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तुमको लग रहा है रेस में सबसे पीछे हो, बट उसके लिए बेटा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए होगा। अभी आप रिटार्डेड मोशन से चल रहे हो, वेलोसिटी नीचे गिरती जा रही है। यही सब कुछ बातें जो मेरे दिल में आती है। मैं आज भी वैसे ही पागलों की जैसी मेहनत कर रहा हूं लाइफ में। आज भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। बीच में कभी कभी रेस्ट आता है, उसके बाद मेरी लाइफ फिर ऐसे ही हो जाती है। आई लव दिस काइंड ऑफ लाइफ ऑफ माइंड। अगर आपके पास लाइफ में समय बच रहा है फालतू की चीजें करने का, फालतू की चीजें सोचने का। मेरा एक टीचर थे, नाम नहीं लेंगे, मतलब वो जो भी थे, पढ़ाते तो बहुत खराब थे, पर उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी कि अलग बेटा जब तुम्हारी जिंदगी में, क्या अलग बेटा जब तुम्हारी लाइफ स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। क्या तो लाइन, अब बताओ उस टीचर का पढ़ाया वो मुझे कुछ नहीं याद। यही तो होता है यार टीचर। मुझे उस पढ़ाई, उसका केमिस्ट्री पढ़ाया उस बंदे का कुछ नहीं याद है, पर मेरे दिल में आज भी इज्जत है। मैं उनकी लाइन बता रहा हूं, अब नाम बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, पहले ही बोल दिया पढ़ाया अच्छा नहीं था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ जब स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ खराब चल रही है। तो अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही, सब बढ़िया चल रहा है ना, तो अच्छा नहीं चल रहा है। आप ड्रीम से तो बहुत दूर हो अपने। अगर आपने बचपन में कभी ड्रीम देखा भी था ना कि ये कर दे तो क्या मजा है, आप यूट्यूब देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप पेपर में पढ़ते हो, आप मैगजीन देखते हो, आपको लगता है यार ये मैं क्यों नहीं हूं, ये मैं क्यों नहीं हूं। आप उस टाइम देखते हो 5 मिनट के लिए, बट उस 5 मिनट के सिवा आप 23 घंटे 55 मिनट जो कर रहे हो, उसकी वजह से आप वो नहीं बन पा रहे। ये तो मुझको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन व्हाट हार्ड वर्क, और ट्रिक्स बनाएंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे। अरे हजारों चीज दुनिया करती है, अंत में सक्सेसफुल घिसने वाला ही होता है जो हार्ड वर्क करता है और उसके अंदर स्मार्टनेस लाता है।
सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। स्मार्टनेस लाना भी हार्डवर्क होता है, अपना शेड्यूल अच्छे से डिजाइन करना, उसको फिर फॉलो करना, फिर उस शेड्यूल में रिवीजन का टाइम डालना। स्मार्टनेस का ये मतलब थोड़ी ना है कि कम करो। वो तो आपने देखा होगा ना कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सुना होगा, बड़ी अच्छी कोट है। ये मेरे मैथ्स के टीचर थे आरके, चलो इनका नाम ले सकता हूं, आरके गुप्ता सर। ये इनकी शीट के पीछे लिखा हुआ था, मैथ्स की शीट हम लोग सॉल्व करते, वहां लिखा था हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सिंपल। यही सब चीजें हैं बेटा, आपको अभी घिसना है, अभी कुछ करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही कमा लो, एकदम एग्जैक्टली पैसे भी नहीं है, मतलब अगर आपका कोई ड्रीम है और नहीं है तो लेके आओ, वरना लाइफ तो वैसे भी मीनिंगलेस है। हम सब क्यों पैदा हुए, हमें लाइफ में क्या करना है, हम क्यों जी रहे हैं, हम पैसे क्यों कमाते हैं, वो तो वैसे भी मीनिंगलेस है ना। ये सब तो पूरा एक मोह माया है, डिजिटलाइज मोह माया चल रही है पूरी है, ये सब पूरी डिजिटल दुनिया है, हमको डिजिटल पूरा एकदम मोह माया है। बट इसके अंदर हमारे मन में जो एक हमारा एक गोल होता है, उसको अचीव करने का जो एक पैशन होता है, उसी में तो लाइफ का मजा है। मैं तुमको कसम से बता रहा हूं, आज मैं बाहर निकलूं और मेरे ऊपर से गाड़ी निकल जाए या मेरे को पीछे से कोई मार के चला जाए, गोली लग जाए, कुछ हो जाए, मैं आज बीमार हो जाऊंगा, मेरे को मरते वक्त ये लगेगा यार मैं कर रहा था। मेरे को ये नहीं लगेगा कि यार मैं काम चोरी कर रहा था, मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, यार लाइफ में कुछ बन नहीं पाया, यार ऐसे ही चले गए, है ना। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आप सोच रहे हो मैं कर लूंगा भी, लाइफ बहुत बाकी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। आपको जितना करना है आज करो, अभी करो। वो है ना उनका स्टीव जॉब्स का ही तो है शायद, कि हर सुबह उठ के मिरर में देखते हैं तो वो खुद से पूछते हैं कि इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। हर रोज अपने आप से ये पूछते हैं वो कि ये मेरा लास्ट डे है। तगड़ी मेहनत चाहिए। अभी होता क्या, मेरी इतनी बातें अभी यहां तो दिल में लग रही हैं, अभी तो समझ में आ रहा है, फील भी आ रहा है, करना है, करके दिखाना है, हो जाएगा। बट जाते ही 5-10 मिनट बाद सब चीजें खराब। बेटा हम लोग साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है जो आपके साथ होता है, कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, चीजें खराब होने लगती हैं, चीजें खत्म होने लगती हैं। बट जब आपकी गोल सेट होगा ना कि वहां पहुंचना ही है, रगड़ के, घिस के, कभी रुक के, कभी टेढ़े होके, तो आप वहां पहुंच जाओगे। अभी उसका रास्ता पढ़ाई है तो अभी पढ़ाई कर लो, बाकी आप किसी और चीज को लाइफ में चेस करो तो उसको चेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी चेस कर सकते हो। यहीं पे मेरा ये थोड़ा सा भाषणबाजी करते हैं हम बंद, ठीक है, थोड़ा समय बर्बाद हो गया मुझे लग रहा है, बच्चों का वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सो पढ़ाई करते रहो, कल आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लास्ट लेक्चर के साथ, और उसको करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट।